हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईआईटी जोन यूट्यूब चैनल। और आप हम जानते हैं कि आप इसमें रेगुलर फिजिक्स के वीडियोस आपको मिलते रहता है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन, यानी काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन विच इज़ इन अदर वर्ड्स ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए तो ये बेसिक सिलेबस में ही है। लेकिन हाँ, जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास 11 का सिलेबस उतना इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ खासकर जो बच्चे 12 में हैं या रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो 12 में हैं एज वेल एज रिपीट कर रहे हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इनमें से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th का सिलेबस उतना बढ़िया से नहीं किया हुआ होता है। मेजॉरिटी का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 100% का बात ऑफ कोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो 11 का सिलेबस को ड्यूरिंग 11 उतना ध्यान से शायद नहीं पढ़ते हैं, या उनको किसी ने शायद उस तरह से उसका इम्पोर्टेंस को नहीं समझाया है, हो सकता है ऐसा भी है कुछ बच्चों के साथ। और ये वजह है कि वो क्लास 11 का सिलेबस को उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, उसमें उतना बारीकी से उसको डिस्कस नहीं करते जितना कि वो क्लास 12 में आके फिजिक्स लर्निंग के बारे में सीरियस हो जाते हैं। तो शायद अगर क्लास 11 में भी उतना ही सीरियसली वो प्रिपेयर कर किए हैं जो है तो उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर आप 11 उतना सीरियसली अच्छा से प्रिपेयर नहीं किए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देखते हैं कि 11th के सिलेबस में फिजिक्स में खासकर वीकनेस रह जाता है, और आप उस वीकनेस की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते जब भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आपका जो वीकनेस है वो पकड़ में आ जाता है। तो चलिए हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो 11th का सिलेबस है वो इस तरह से पढ़े कि 11 बच्चों के साथ साथ जो 12 वाले बच्चे हैं उनको भी उतना ही ये चैप्टर यूज़फुल लगे। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए। तो चलिए शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एक 2D मोशन है इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो पार्टिकल पाथ ऑफ कर्व है ना, आप जब एक पार्टिकल को एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल अगर उस डायरेक्शन में आगे ट्रैवल नहीं करता है, वो अपना चेंज ऑफ डायरेक्शन के साथ अपना मोशन को कंटिन्यू करता है, तो वो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, अगर मान लो आप हॉरिजेंटल सरफेस के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल को u वेलोसिटी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, पार्टिकल को आप u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल जनरली ये पाथ को फॉलो करता है और इस पाथ के अलोंग मूव करते हुए जिस सरफेस से आप छोड़े हैं, मान लो वो ग्राउंड सरफेस ले लो, हॉरिजेंटल सरफेस ले लो, तो आपने अगर पार्टिकल को ए से शुरू किया है तो पार्टिकल उसी पाथ मतलब यही वाला पाथ में चलते हुए अप टू बी तक अपना मोशन कंप्लीट करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ जो पार्टिकल फॉलो करता है, इन अदर वर्ड्स इसको हम कह सकते हैं इट इज अ पैराबोलिक पाथ। जो मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन होता है ना, कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो ये एक पैराबोला है, तो इसलिए इसका पाथ को हम लोग एक पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और बेसिकली ये जो पाथ है, जो लोकस है, इस लोकस को हम लोग कंपेयर करते हैं मैथमेटिक्स में पैराबोला के साथ, दैट्स व्हाई इट इज अ पैराबोलिक पाथ। तो अब सवाल है कि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन में कि पार्टिकल को हम लोग जिधर स्टार्टिंग वेलोसिटी देते हैं पार्टिकल जनरली उसी लाइन के अलोंग ही मूव करता है ना। जनरल हम लोग क्या जानते हैं कि एक पार्टिकल को अगर हम हॉरिजेंटली एक सर्टेन वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल उसी जनरली उसी हॉरिजेंटल सरफेस में उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ फ़र्क उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जब आप कह रहे हो कि u वेलोसिटी के साथ आपने एक पार्टिकल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, तो यानी कि वो जो प्रोजेक्शन है, जो मोशन है, वो एक सरफेस ऑफ कांटेक्ट में मेंटेन रहते हुए किया, आपने उसको विदाउट सरफेस ऑफ कांटेक्ट में प्रोजेक्ट नहीं किया।
आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका जो पूरा पाथ है, एवरीवेयर दैट सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज अवेलेबल फॉर द पार्टिकल, राइट। पार्टिकल को हमेशा वो सरफेस ऑफ कांटेक्ट मिल रहा है, उसीलिए वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ऐसा बात नहीं होगा। यहाँ आपको दिखेगा कि पार्टिकल में जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट आपको दिखेगा, है ना, दो कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट को वर्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड u sin थीटा कहेंगे। यानी कि आप इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये है थीटा विद वेलोसिटी u, तो इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू कंपोनेंट u cos थीटा हॉरिजॉन्टल एंड u sin थीटा वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसमें क्या काम होता है, कैसे ये काम करता है वो देखो। तो यहाँ देखो हम समझ सकते हैं कि g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एज एन एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ g जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये क्या करेगा, आपका जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो वो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करने लगेगा। कौन कराएगा उसको कम? द प्रेजेंस ऑफ g, जो कि u sin थीटा के ऑपोजिट यानी वर्टिकली डाउनवर्ड है। लेकिन जहाँ तक u cos थीटा का सवाल है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है और जो डायरेक्शन ऑफ g आपका है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ g u cos थीटा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, यानी कि g का कोई कमांड, कोई कंट्रोल u cos थीटा पे नहीं होगा, यानी कि u cos थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जो दो स्टार्टिंग वेलोसिटी है पार्टिकल का, u cos थीटा एंड u sin थीटा, तो दोनों के बारे में लर्निंग ये समझ में आया कि u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये अनचेंज रहेगा, जबकि जो इनिशियल u sin थीटा है वर्टिकली अपवर्ड, वो समय के साथ चेंज होगा कारण प्रेजेंस ऑफ g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हम लोगों को अल्टीमेटली जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो ये डेवलप करना है कि चूंकि पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था इन प्रेजेंस ऑफ g जो कि एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो जब कभी हम किसी पार्टिकल को, है ना, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो या वर्टिकल प्लेन में हो, कोई भी प्लेन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद अगर दिखेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी के साथ पार्टिकल में ही अवेलेबल एक एक्सेलरेशन का एंगुलर प्रेजेंस है, जो एंगल यहाँ क्या है, देखो यहाँ है वो एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये वो कारण है जो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करने नहीं देगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इसका ओवरऑल मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर हम कॉन्सेप्ट ऐसे बनाते हैं कि एट एनी टाइम द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि u मीटर पर सेकेंड और ऑन द पार्टिकल एक्सेलरेशन यानी g मीटर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन जनरल आर्गूमेंट किसी पार्टिकल का मान लो एक्सेलरेशन है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में अगर एक थीटा का एंगल होगा, ठीक है, चाहे वो थीटा इस तरह से एक्यूट एंगल हो या उन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल का बात हो, लाइक दिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तब ये एंगल थीटा होगा ऑब्ट्यूज। तो u और a, इंपॉर्टेंटली क्या देखो, हम क्या किस बात पर आ रहे हैं, फाइनली हम आ रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ u एंड डायरेक्शन ऑफ a। जिस वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका डायरेक्शन और उसमें अवेलेबल कौन जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में डायरेक्शन अगर एक्यूट एंगल है या दोनों के बीच में डायरेक्शन अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यही वो दो कारण हैं कि दैट विल अलाउ दिस इम्प्लाइज दैट पार्टिकल विल फॉलो the path of curve
एक पार्टिकल कार्व में ट्रेवल करने का सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ा कहो कि कारण क्या है, कि कारण वो है कि जब कभी एक पार्टिकल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एक एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल होगा, देन ओनली द पार्टिकल विल बी एबल टू फॉलो द पाथ ऑफ अ कर्व। ठीक है। हाँ, तो देखो जिस जगह में जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था कि पार्टिकल विल फॉलो द पाथ ऑफ कर्व, कब फॉलो करेगा, जब कभी हम ये दोनों में से कोई एक केस को होते हुए देखेंगे। कौन सा दो केस? आइदर दिस और दिस। ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जब कभी एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल पोजीशन, चाहे जैसे मैंने यहाँ वेलोसिटी को हॉरिजेंटल ड्रॉ किया और ये आपको लग रहा है कि ये किसी भी प्लेन में, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं यू हॉरिजेंटल का बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनीवेयर मेंटेन्ड एक्यूट एंगल, कहीं कोई भी एक्यूट एंगल पे रहे या कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल पे रहे, है ना, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल पे रहे, तब भी ये पाथ ऑफ कर्व यानी पैराबोलिक मोशन को फॉलो करेगा। अब यहां तक तो बात समझ में है। अब सवाल है ऐसा क्यों होगा या कैसे होगा। तो जैसे हम लोग जो प्रोजेक्टाइल का जो डिस्कशन करते हैं, जहां पार्टिकल अगर एक सर्टेन एंगल पे, है ना। हाँ, तो देखो जो मैं कह रहा था कि अगर मैं पार्टिकल का वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को इस तरह से डिस्कस करूं कि दिस द हॉरिजेंटल लाइन, एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, और पार्टिकल का वेट mg इज एक्टिंग दिस वे, तो हमको वह सिचुएशन मिल रहा है जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ ऑब्ट्यूज एंगल पे है, 90 प्लस थीटा पे है। तो हम लोग जनरली करते क्या है यहाँ, वो हमको समझना है। हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में यहाँ तोड़ लेते हैं। एक कंपोनेंट हमारा हो जाता है हॉरिजेंटल, दैट इज यू कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल यानी यू साइन थीटा। अब होता क्या, देखो, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है यू साइन थीटा के अगेंस्ट काम करता है। जी यू साइन थीटा को लगातार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम समय के साथ साथ वो डिक्रीज कराएगा, जबकि यू कॉस थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पे जी का इफेक्ट नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा भाई? जी और वेलोसिटी, जब कभी जान के रखो, कभी भी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी और अगर एक्सेलरेशन एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री एंगल पर अपियर करता है, 90 डिग्री एंगल पर अपियर करता है, तो दिस डज नॉट सजेस्ट दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेलोसिटी, यानी यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। और ऐसे कंडीशन में जहाँ भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री एंगल मेंटेन रहता है, वहाँ पार्टिकल अपना वेलोसिटी मैग्नीट्यूड को होल्ड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। यही ना होता है हॉरिजेंटल सरफेस ऑन अ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। अगर आप एक स्मूथ सरफेस लेते हो जहां फ्रिक्शन नहीं है और वहां पार्टिकल को एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड देते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हाउ डू वी से दैट द पार्टिकल इज स्टिल कंटिन्यूइंग मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी? यहाँ तो g भी है ना मास में, क्योंकि उसका वेट तो काउंटेबल है, तो यहाँ 90 डिग्री अपेयर कर रहा है, इसीलिए g का इन्फ्लुएंस v के लिए नहीं है। और यही कारण है कि v अपना कैरेक्टर यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेंटेन रख पा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन सेम, कांस्टेंट रहता है। उसका वजह ये है। अब है कि अगर मैं समय के साथ इस मैकेनिज्म पर डिस्कस करूं तो हम ये कह सकते हैं ना कि आफ्टर टी सेकेंड अगर मैं देखूं आफ्टर टी सेकेंड, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो क्या मैं वर्टिकल वेलोसिटी यानी वी वाई, वर्टिकल वेलोसिटी को मैं ऐसे डिस्कस करूं, हॉरिजेंटल लाइन को मैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को मैं वाई एक्सिस कह सकता हूं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वी वाई। तो वी वाई जो हो गया वो इनिशियल वर्टिकल यू साइन थीटा माइनस जी टी है।
तो जैसे जैसे t बढ़ेगा u साइन थीटा माइनस dt का मॉड यानी मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, और vx जो है वो शुरुआती ux यानी कि u cos थीटा के बराबर होगा। तो हम अगर देखेंगे कि कुछ इस तरह से हम डिस्कशन को आगे लेके जा सकते हैं, जैसे कि मान लो एकदम t इक्वल टू 0 मोमेंट में जो ड्राइंग है वो मान लो ये इतना ux और इतना uy को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। t इक्वल टू मान लो t1 सेकेंड में t1 मतलब कुछ सेकेंड बाद मैं हॉरिजेंटल को तो उतना ही लेंथ वाइज ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हमारा जो हॉरिजेंटल है वो जैसे ux के बराबर मान लो ये v1x है, t1 सेकेंड में वेलोसिटी v1, लेकिन जो v1 का जो y कंपोनेंट है v1y वो पहले से देखो मैंने जितना लेंथ ड्रॉ किया उससे कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा y कंपोनेंट वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगा ना, y कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन u साइन थीटा माइनस dt। मैं इसको और कुछ समय बाद अगर t2 सेकेंड में t इक्वल टू t2 सेकेंड में देखूं तो उस समय का वेलोसिटी हॉरिजेंटल v2x स्टिल इक्वल टू ux, लेकिन आप देखो तो v2y जो है वो और कम हो गया। तो इस तरह से मैं देख सकता हूं कि जो y कंपोनेंट वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अगर ये तीन डायग्राम को सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 ये तीनों डायग्राम को अगर आप सुपर इम्पोज करते हो, है ना, यानी कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, तीनों को ले जाके मैं एक्स वाई प्लेन में बैठाऊंगा तो ये मान लो फर्स्ट डायग्राम है। सेकेंड वाला डायग्राम को मैं इसमें सुपर इम्पोज करूँ तो कुछ ऐसा होगा हमारा वी वाई और वी एक्स तो इतना ही आएगा। कुछ समय बाद मान लीजिए मैं अगर सेकेंड थर्ड को भी सुपर इम्पोज करता हूँ तो ये इतना होता है एक्स कंपोनेंट। तीनों केस में एक्स कंपोनेंट सेम है, यानी कि मैं इस डायग्राम को इसमें लाया, इस डायग्राम को भी इसमें लाया, दोनों को मैं सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या पता चला, देखो ध्यान से देखो डायग्राम। तो पहला वाला जो है वो पैरेललोग्राम इतना बना, जिसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट इज यू लाइक दिस, तो उसका हमने थीटा माना था। t1 सेकेंड में जो हमारा रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है उस हिसाब से हमारा नेट वेलोसिटी ये हो गया, दिस इज द v1। अब इसका एंगल मान लो अल्फा है, ठीक है। थर्ड केस का जो नेट वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ v2। तो ये देखो एक ही डायग्राम में मैं तीन इंस्टेंट का रेस्पेक्टिव कंपोनेंट को सुपर इम्पोज कराया, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि हर इंस्टेंट का जो नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड देखो लेंथ वाइज भी डिक्रीज हो रहा ना, डायग्राम से भी समझ में आ रहा। ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल, उसके बाद वाला रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल, जैसे जैसे रेक्टेंगल्स को हमने सुपर इम्पोज कराया अलग अलग इंस्टेंट्स में बाय टेकिंग द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एज द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, तो मेरे को उस रेक्टेंगल्स का वाई कंपोनेंट डिक्रीज कर रहा है, एक साइड का लेंथ छोटा होता जा रहा है, जिस वजह से डायगोनल यानी कि नेट वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट वो भी लेंथ वाइज छोटा हो रहा है, और ज्योमेट्रिकल पोजीशन देखो वो करीब आ रहा है ना। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि लगातार जो इंस्टेंट टू इंस्टेंट, जैसे आगे डिस्कस करोगे, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंडिकेटिंग दैट द पार्टिकल्स वेलोसिटी बिकम्स मोर क्लोजर टू द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये पहले थीटा था, उससे कम होके अल्फा, उससे और कम होके बीटा हो गया। तो यही वो थॉट प्रोसेस है जो हमको बताता है कि हम जो पार्टिकल का चेंज ऑफ डायरेक्शन जो एकदम स्टार्टिंग में ये था, ठीक है ना, जो एकदम स्टार्टिंग में हमारा ये था, वो कुछ समय बाद ये हुआ, कुछ समय बाद ऐसे होगा, कुछ समय बाद ऐसे होगा, कुछ समय बाद ऐसे होगा। इस तरह से पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो ये जो पैराबोलिक पाथ में जाने का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हो कि जो एक्सेलरेशन है वो गिवन वेलोसिटी का एक कंपोनेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज कराएगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अनचेंज रहेगा। यानी कि इस मैकेनिज्म में हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए कि इन एवरी प्रोजेक्टाइल, जैसे मान लो अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे दिया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है,
ठीक है ना। तो तब आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू रिजॉल्व वेलोसिटी ब्रिंगिंग एट इन वन डायरेक्शन एज u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा। मैं वर्टिकल वाला का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। कहीं मान लो आपका ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, अगर ऐसा भी कभी है तो भी आपको क्या करना चाहिए, यू शुड रिजॉल्व velocity bringing one along the acceleration and keeping the other one perpendicular to acceleration। तो अब इधर हो गया u cos अल्फा, इधर हो जाएगा u sin अल्फा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, कहीं मान लो ये हमारा वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कहीं इधर है एक पार्टिकल में एट एन एंगल थीटा, तब भी फिर वही होना चाहिए, वेलोसिटी का रिजोल्यूशन ब्रिंगिंग वन अलोंग द कंपोनेंट, वन कंपोनेंट अलोंग एक्सेलरेशन, ठीक है, सो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ये हमेशा आर्गुमेंट का प्रोसेस प्रोसीडिंग होना चाहिए टू डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द वेलोसिटी, द नेक्स्ट इंस्टेंट और द प्रोबेबल पाथ। ऐसा करने से ये होता है कि एक वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन के तरफ आता है या एक्सेलरेशन के लाइन पे होता है, वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ सकता है या घट सकता है, जबकि जो दूसरा वेलोसिटी है, जैसे मान लो यहाँ इस केस में ये u sin थीटा कांस्टेंट, ठीक है, इस केस में यहाँ ये कांस्टेंट, जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट, इस केस में ये वाला टर्म कांस्टेंट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो इस तरह से एक वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन अपीयर करेगा, और एक वेलोसिटी जो अलोंग द एक्सेलरेशन अपीयर करेगा वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा। सो दिस mechanism will help you to know more about the velocity, about the instantaneous position, direction, etc. everything in projectile। तो ये सबसे बेसिक, सबसे प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट है जो आपको जानना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। इट इज़ अ काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। पार्टिकल जब कर्व में मूव करता है, जब वर्टिकल प्लेन में वो कर्व होता है तब उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो वहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगुलर प्रेजेंस है वो 90 प्लस थीटा, प्रोवाइडेड थीटा हमने हॉरिजेंटल के साथ लिया तो ऑब्ट्यूज एंगल आया। इनफैक्ट अगर कहीं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एक्यूट एंगल दे दे तब भी वो प्रोजेक्टाइल होगा। तो इस तरह से आपको डिस्कशन को करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक डिस्कशन को रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक जो चेंज ऑफ डायरेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैकेनिज्म अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके वजह से फ्रॉम वन इंस्टेंट वेलोसिटी नेक्स्ट इंस्टेंट का वेलोसिटी निकालने का मैकेनिज्म क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का टाइम ऑफ जर्नी निकालने का क्या प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का वर्टिकल हाइट जानने का मैकेनिज्म क्या है, इस तरह का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग और सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए। और हर वो एक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, चैनल के लिए, ताकि चैनल ग्रो कर सके। जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और कर भी पाऊँगा। तो दैट सपोर्ट, दैट encouragement is truly needed from your end. Thank you.